तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में बिल्कुल एक नया नवेला प्यारा सा स्वीट सा सुंदर सा टॉपिक, बिल्कुल मेरे जैसा टॉपिक स्वीट सा लेके आए हैं। और इस टॉपिक का बच्चों नाम है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप इसको फाइनेंशियल फ्यूचर्स भी बोल सकते हो। भाई साहब, आपके एग्जाम में इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो प्लीज ध्यान से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करना। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि आज की इस क्लास में हम केवल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ये पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या होता है। तो अल्टीमेटली 4 से 5 वीडियोस इसके ऊपर आएंगी, और इसमें आपके जितने भी टॉपिक मैंने बोले सारे के सारे टॉपिक विद न्यूमेरिकल, जो कि पेपर में आ चुके हैं, विद न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज के अपनी क्लास को। दैट इज व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर व्हाट इज फाइनेंशियल फ्यूचर्स, या फिर इसको सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। सबसे पहले वो लोग जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं एफ एंड ओ में, एफ एंड ओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो भैया उन लोगों को इसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, वो लोग उसको अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते, तो उनके लिए मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ये शेयर मार्केट का ही पार्ट है, और शेयर मार्केट में ही ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सब शेयर मार्केट में चलता है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं अपन लोग कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्या शेयर मार्केट में, ये बवाल होता क्या है। तो भैया शेयर मार्केट को भी साइड में रखो, एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझते हैं व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फिर शेयर मार्केट के ऊपर भी आऊंगा। जरा मेरी बात को समझो। देखो भाई, दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, ठीक है। मान लो राम और श्याम दो लोग हैं, और इन दो लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट में आना है। मैंने आपके लिए एग्जांपल भी कर रखा है क्रिएट, कि यहाँ पे देखो एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। राम बच्चों बायर है, बायर ऑफ गोल्ड। ये बेटा मान लो यहाँ बात कर रहा हूं मैं गोल्ड की, यहाँ बात कर रहा हूं मैं सोने की। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पे हम जिस भी असेट की बात करते हैं बच्चों, उसको एक नाम दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग असेट। क्या बोला मैंने? अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट का मतलब होता है जिस भी असेट की, जिस भी संपत्ति की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या पता गोल्ड खरीदने बेचने की बात हो रही हो, और ऐसे नहीं कि गोल्ड होगा, बहुत सारी गुड्स जिनकी ट्रेडिंग होती है। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, टमाटर, आलू, प्याज, धनिया, जीरा, मिर्च, भाई जितनी भी वस्तु जिनकी ट्रेड होता है, जिनका भी ट्रेड होता है, वो सारी की सारी बातें इसमें आ जाती है। तो अपन लोगों ने गोल्ड का एग्जांपल लिया। अब भैया मान लो एक तरफ राम है, एक तरफ श्याम है, और ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि भैया मान लो राम को गोल्ड खरीदना है, और श्याम एक सेलर है, श्याम को गोल्ड बेचना है। अभी दोनों में से गोल्ड किसी के पास नहीं है, दोनों में से गोल्ड किसी के पास नहीं है। राम को गोल्ड खरीदना है और श्याम को गोल्ड बेचना है, तो श्याम के पास भी गोल्ड नहीं है ना राम के पास गोल्ड है। श्याम गोल्ड लेके आएगा तब राम को बेचेगा, श्याम गोल्ड लेके आएगा तब राम को बेचेगा। अब यहां पे हुआ क्या कि दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। मान लो आज 8 मई है, ठीक है, एज्यूम कर लो आज कुछ और तारीख है, बट मैंने 8 मई बोला। अभी प्रेजेंट में बेटा मान लो 8 मई है, 8 मई को बच्चों मेरा बर्थडे भी आता है, ठीक है। हाँ, मुझे विश कर देना, ठीक है। हाँ, गिफ्ट भी भेज देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना बड़ा वो नहीं, गिफ्ट भी अच्छे भेज देना। तो मान लो आज 8 मई है, और 8 मई को राम और श्याम मिलकर एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई, राम ने बोला कि भाई दिसंबर में ना मेरी शादी है, और दिसंबर में ना मुझे गोल्ड खरीदना है। मैं आज ही गोल्ड नहीं खरीदना चाहता, कि क्या पता दिसंबर तक जब मैं पहुंचूं तो गोल्ड के प्राइस कम हो जाए। मैं आज गोल्ड खरीदना नहीं चाहता, मैं दिसंबर में गोल्ड खरीदूंगा। 31 दिसंबर को मेरी शादी है। कौन बोलता है? राम बोलता है 31 दिसंबर को मेरी शादी है, मेरे को उस दिन गोल्ड चाहिए। 8 मई को बैठ के बात कर रहे हैं, कब? 31 मई की। तो श्याम ने बोला ठीक है भाई, मैं तुझे गोल्ड बेच दूंगा। राम ने बोला भाई ठीक है, तू मुझे गोल्ड बेच दियो। श्याम भी क्या करेगा? श्याम भी गोल्ड कैसे लेके आएगा, श्याम भी कैसे गोल्ड लेके आएगा और राम को बेचेगा, और राम गोल्ड खरीद लेगा। लेकिन अब 31 तारीख को गोल्ड के रेट क्या हो भाई, किसे पता? क्या पता गोल्ड के रेट सस्ते हो चुके हो,
और क्या पता गोल्ड के रेट महंगे हो चुके हो। 31 तारीख को गोल्ड का रेट क्या हो, इसे क्या पता। अब आपके माइंड में पहले बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा होगा कि शाम को क्या चुल्ल पड़ी है गोल्ड खरीद के बेचने की। शाम को जब या तो भैया शाम गोल्ड स्मिथ होता, सुनार होता तो बेचता। भैया बार बार कह रहे हो कि शाम भी एक नॉर्मल इंसान है, इसके पास गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड लाएगा तो बेचेगा। तो शाम को क्या चुल्ल पड़ी है गोल्ड लाके बेचने की, वो क्यों इस चक्कर में पड़ रहा है? क्योंकि भाई इसमें कहीं ना कहीं शाम का भी प्रॉफिट होगा, इसलिए शाम गोल्ड लेके आएगा और आगे बेचेगा। ये भी अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं सस्ते में गोल्ड मिल जाए, प्रॉफिट हो जाए, उसके लिए काम कर रहा है। दोनों आपस में जो है शर्त लगा रहे हैं, एक तरह से खेल रहे हैं कि भाई साहब या तो तेरे को प्रॉफिट होगा या तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब मान लो 31 तारीख को भाई गोल्ड का रेट क्या हो नहीं पता, तो राम और शाम दोनों एग्री करते हैं, और ये एग्री करते हैं कि भैया 50,000 रुपए में गोल्ड खरीदेंगे और बेचेंगे। अब उस दिन जो तारीख हो वो तब देखी जाएगी, लेकिन 8 मई को आज हम डिसाइड कर रहे हैं कि 50,000 में गोल्ड खरीदेंगे और बेचेंगे। मतलब कहने का क्या है, राम भाई साहब ने बोला ठीक है 31 तारीख, लेकिन ये एग्रीमेंट पूरा कब होगा, ये एग्रीमेंट पूरा कब होगा 31 तारीख को। तो राम और शाम ने बोला 31 तारीख को बैठेंगे और उस दिन गोल्ड का जो भी रेट होगा वो साइड में रखेंगे। मैं तेरे को 50,000 का गोल्ड बेचूंगा और तू मेरे को 50,000 देगा। शाम ने यह बात राम को बोली कि मैं तेरे को 50,000 का गोल्ड बेचूंगा और तू मुझे 50,000 रुपए देगा। तो जब दो लोग प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर की डेट पे, फ्यूचर के प्राइस पे, जब दो लोग प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर की डेट पे, फ्यूचर के प्राइस पे एक एग्रीमेंट करते हैं कि भैया फ्यूचर में इस दाम पर हम लोग सामान खरीदेंगे या सामान बेचेंगे, उस समय जो रेट चल रहा है वो साइड में गया। हमने अपने रेट आज तय कर लिए कि आज ने हमने बोल दिया कि 31 तारीख को 50,000 रुपए का गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड, 50,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड खरीदेंगे और बेचेंगे। उस समय जो रेट चल रहा हो वो देखा जाएगा, किसका प्रॉफिट किसका लॉस। लेकिन आज की हमने एक रेट तय कर लिया, 31 तारीख को उस रेट पे हम व्यापार करेंगे। तो इसी प्रकार के एग्रीमेंट को बच्चों बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फिर फाइनेंशियल फ्यूचर्स। अब जरा मेरी बात को समझो, एग्जाम्पल समझना पूरा तब पल्ले पड़ेगा भाई साहब। अब जरा मेरी बात को समझो, तो 31 तारीख मान लो आ गई, ये लो जी लो, 31 दिसंबर मान लो आ गई, और उस दिन जो गोल्ड का रेट है भैया वो 54,000 है। अब राम को तो गोल्ड 50,000 में ही मिलेगा और शाम को भी गोल्ड 50,000 में ही बेचना पड़ेगा, बिकॉज ये बात पहले एग्री हो गई थी। अब 31 तारीख को जो गोल्ड का रेट हो गया वो 54,000 हो गया। बच्चों कितना हो गया, 54,000 हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब राम को फायदा है, क्योंकि जो गोल्ड 54,000 का है वो राम को मात्र 50,000 में मिल रहा है। इट मीन्स क्या, राम को बच्चों क्या हो गया, 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जबकि जो शाम है उसको 4,000 रुपए का लॉस हो गया। क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था शाम के पास कोई गोल्ड पड़ा हुआ नहीं है, शाम गोल्ड लेके आएगा तब बेचेगा। अब जब 31 तारीख को शाम गोल्ड लेने जाएगा तो शाम को गोल्ड कितने का मिलेगा, 54,000 रुपए का गोल्ड मिलेगा। शाम की दुकान पे गया, उसे राम को गोल्ड बेचना है, तो शाम दुकान से 54,000 का गोल्ड लेके आएगा, लेकिन उसे राम को केवल 50,000 में ही बेचना पड़ेगा। इसने 54 का खरीदा और 50 में बेचा, 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का जो बच्चों क्या हो गया, वो शाम को लॉस हो गया। समझ में आ गया। तो ये होता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे शाम को 4,000 का लॉस हुआ, जबकि राम को 4,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो गोल्ड का रेट है वो घट के 45,000 हो जाए। ये केस 1 था। सेकंड केस देखो, जो गोल्ड का रेट है वो घट के 45,000 रुपए हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में राम को नुकसान होगा, शाम को फायदा। क्यों? क्योंकि अब गोल्ड कितना का मिल रहा है, 45,000 रुपए का, तो शाम दुकान पर जाएगा भागा भागा और 45,000 रुपए गोल्ड लेके आ जाएगा, और वो 45,000 रुपए गोल्ड लाएगा। लेकिन
बेचेगा वो 50,000 में ही, बिकॉज ये बात पहले ही एग्री हो चुकी थी कि 50,000 में ही सेल एंड परचेस करेंगे। तो श्याम गोल्ड लाएगा 45,000 का, लेकिन राम को बेचेगा 50,000 में। तो यहां पे क्या हो रहा है, अब शाम को 5,000 रुपए का बच्चों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने 45 का परचेस किया और 50 का बेचा। जबकि राम को यहां बच्चों क्या हो रहा है, राम को यहां पे 5,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि जिस गोल्ड की कीमत 45,000 रुपए थी वो राम को 50,000 में परचेज करना पड़ रहा है, बिकॉज दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक लीगल एग्रीमेंट हुआ था। दोनों में से कोई भी पार्टी पीछे नहीं भग सकती। आपको क्या लग रहा है कि राम को यहाँ लॉस होगा तो राम मना कर देगा मैं नहीं खरीद रहा? नहीं भाई साहब, प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट हुआ है, अब राम पीछे हट नहीं सकता। ऐसे ही यहां भी शाम भी पीछे हट नहीं सकता अगर शाम को लॉस हो रहा है तो। आपको लग रहा होगा ना कि लॉस वाले केस में दोनों पार्टी पीछे हट जाएगी, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट होता है, कोई पीछे हट नहीं सकता। तो एक पार्टी को प्रॉफिट होगा, एक पार्टी को लॉस होगा। तो इसी प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि आज हम रेट तय कर रहे हैं और फ्यूचर में इस रेट पर व्यापार करेंगे, उसमें क्या होगा, एक पार्टी को प्रॉफिट होगा, एक पार्टी को लॉस होगा। और इसी प्रकार के एग्रीमेंट को अपन लोग बच्चों क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या फिर फाइनेंशियल फ्यूचर कहते हैं। होपफुली ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको एग्जाम्पल नोट करना है तो वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। चलिए तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। मैं आपको उसकी रीडिंग करवाता हूं, ठीक है। तो देखो भाई साहब क्या लिखा है, यहां पे लिखा है अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ ट्रेडेबल एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर असेट, कि किसी भी पर्टिकुलर असेट को खरीदना और बेचना। एग्जांपल के तौर पे हमने अपने एग्जांपल में गोल्ड लिया है, तो बोलता है कि ऑन ए पर्टिकुलर डेट की फ्यूचर में किसी निश्चित डेट पे किसी निश्चित प्राइस पर, फ्यूचर में इट मींस 31 दिसंबर में एक पर्टिकुलर प्राइस पर 50,000 रुपए में हम गोल्ड को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो इसे बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दे आर यूज्ड टू हेज अगेंस्ट प्राइस रिस्क एंड टू अवॉइड एडवर्स मूवमेंट। अब यहां पे एक वर्ड आया हेज। बेटा हेज का मतलब क्या होता है, तो हेज का मतलब होता है अपने रिस्क को कम करना, अपने जोखिम को कम करना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लोग इसलिए आते हैं ताकि फ्यूचर में अगर मान लो प्राइस बढ़ता है तो जो रिस्क है वो कम हो सके, कि भाई फ्यूचर में तो प्राइस बढ़ गया, महंगा मिल रहा है, लेकिन मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कम का किया था तो मेरे को तो कम पे ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें राम की, तो राम ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया था कि राम अपना जो है रिस्क कम कर सके। फ्यूचर में अगर प्राइस 54,000 हो जाएगा तो राम को ये 50 नहीं मिलेगा। तो अपने रिस्क को कम करने के लिए इसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग करने के लिए, अपने रिस्क को कम करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, बट रिस्की होते हैं। यहाँ पे अगर कोई समस्या हुई, आपने जो सोचा था उसका अपोजिट हुआ, तो फिर आपको बच्चों लॉस भी हो सकता है। अगर प्राइस 50 से बढ़ के 54 होते तो राम को बेनिफिट था कि भैया 54 का मार्केट में मिल रहा है, लेकिन मेरे को तो 50 का ही मिलेगा। तो यहाँ पे राम को 4,000 का फायदा था, यहाँ पे राम का रिस्क कम हो गया। लेकिन अगर 1% अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो गए, 45,000 का हो गया, तो यहाँ पे फिर राम को लॉस होगा, बिकॉज उसको 50 में ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट 50 का था, भले ही मार्केट में आज वो 45 का मिल रहा है। तो यहाँ पे राम को 5,000 का लॉस होगा। तो नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन हेजिंग करने के लिए, अपने रिस्क को कम करने के लिए की जाती है, कि प्राइस में जब एडवर्स मूवमेंट होते हैं, एडवर्स बोले तो जब प्राइस में अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होते हैं, ऊपर नीचे मूवमेंट होते हैं, तो उस मूवमेंट को कम करने के लिए ये ट्रांजैक्शन की जाती है। आगे लिखा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इसका मतलब यह है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फिर जो भी फ्यूचर आज के डेट में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फाइनेंशियल फ्यूचर, ये सारे के सारे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है। मतलब आज की डेट में इन सभी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, और प्रेजेंट में ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बोले तो आज आप मोबाइल ऐप के माध्यम से, आज आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी प्रकार के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो, ठीक है। शेयर मार्केट की ऐप से आप किसी भी टाइप के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप आज की डेट में कर सकते हो।
अब यहाँ पे लिखा है फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्यूचर, ये काम कैसे करता है। तो वैसे तो आपको मैंने बता दिया ये काम कैसे करता है, बट थोड़ा डीप में जानने का अपन लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता है बायर, बेटा शेयर मार्केट में जो होता है बायर उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। बायर बच्चों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। तो बायर ऑफ फ्यूचर एग्रीज टू टेक पोजेशन और चार्ज ऑफ एन असेट, या फिर क्या बोलते हैं अंडरलाइंग असेट एट फिक्स प्राइस। तो यहाँ पे बायर क्या करता है, बायर एग्री करता है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि भाई साहब फ्यूचर में उस वस्तु का जो भी प्राइस होगा, उस वस्तु का जो भी प्राइस होगा, जो भी प्राइस हम लोगों ने फिक्स किया, मान लो 50,000, मैं उस 50,000 पे उस असेट को, उस संपत्ति को खरीदूंगा, अपने पास लेके आऊंगा, उसका चार्ज अपने अंडर में लूंगा, वो संपत्ति मेरी हो जाएगी, भले मेरे को प्रॉफिट हो या फिर मेरे को लॉस हो। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी ओर जो हमारा सेलर है उसे बच्चों क्या बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, वो भी प्रॉमिस करता है कि मैं सेल करूंगा या संपत्ति को डिलीवर करूंगा, बेचूंगा बायर को एग्रीड प्राइस पर, कि जो प्राइस हमने तय किया है मान लो 50,000, मैं उस पर बेचूंगा, भले मेरे को प्रॉफिट हो या फिर मेरे को लॉस हो। दैट इज योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये बच्चों बाइंडिंग एग्रीमेंट है कि जो भी आपने प्राइस तय किया, अब आप उस पर बंध गए हो, आपको उसी प्राइस पर ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। तो जो भी आप प्राइस तय करते हो कि हम इस प्राइस पर आगे आने वाली डेट पे ट्रांजैक्शन करेंगे, उस प्राइस को बच्चों क्या बोलते हैं, उस प्राइस को फ्यूचर प्राइस कहा जाता है। और वही वाला एग्जांपल जो मैंने भी आपको दिया कि एग्जांपल के तौर पे आज बच्चों 8 मई 2012 है और हमने देखा या हमने डिसाइड किया प्राइस ऑफ 31 दिसंबर गोल्ड फ्यूचर इज कोटेड एट ₹50,000 पर 10 ग्राम, कि आज 8 मई 2022 है और आज का प्राइस क्या है हमें उसका मतलब नहीं है। हमने ये डिसाइड किया कि 31 दिसंबर को हम गोल्ड फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गोल्ड, गोल्ड फ्यूचर मींस क्या, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गोल्ड, कि 31 दिसंबर को हम लोग गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे और 50,000 रुपए का 10 ग्राम का गोल्ड का ट्रेड करेंगे। 50,000 रुपए में 1 तोला 10 ग्राम के गोल्ड का ट्रेड करेंगे। अब उस समय प्राइस कुछ भी हो लेकिन हमारा ट्रेड 50,000 में होगा। समझ में आ गया। देन द प्राइस ऑफ गोल्ड फ्यूचर, तो गोल्ड फ्यूचर के प्राइस बच्चों क्या हो गए 50,000, कि इस 50,000 पे जो बायर है और जो सेलर है वो एग्री हो गए कि वो ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है, गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट का व्यापार करेंगे। कब, 31 दिसंबर 2022 को। इट मींस क्या, इस तारीख को जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, ये लास्ट डेट है, इस डेट तक आपको व्यापार करना है। समझ में आपको आ गया। तो ये बच्चों क्या आपका ये हो गया फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होता है, और होपफुली उसका एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो कि पूरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स यूज होती है। आइए हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे लिखा है सम टर्मिनोलॉजी अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जरा मेरी बात को समझो। सबसे पहला पोजीशन एंड प्रॉफिट की बात करते हैं। तो जरा मेरी बात को सुनो। जब कोई इन्वेस्टर बच्चों बनता है बायर, कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि मैं बाय करने वाली पार्टी हूं, मैं सामान खरीदूंगा, तो उसको बच्चों बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। और सामने वाली पार्टी फिर क्या बन गई, सेलर, वो वस्तु बेचेगी, वो असेट बेचेगी, तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन। तो बायर बच्चों क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन, और सेलर बच्चों क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन बोला जाता है। आगे बोलता है when the contract price changes in the future। अब ऑब्वियसली बात है जब फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा, कि आज हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि 31 दिसंबर को 50,000 रुपए का गोल्ड ट्रेड करेंगे, लेकिन जरूरी है कि 31 दिसंबर को जो प्राइस है वो 50,000 ही रहेगा, नहीं, वो चेंज होगा, या क्या पता उससे ज्यादा हो जाए और क्या पता उससे कम हो जाए। तो जो प्राइस है वो चेंज होता है। द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीड प्राइस, तो फिर जो आपने प्राइस एग्री किया 50,000 रुपए एंड द एक्चुअल प्राइस, और एक्चुअल में जो प्राइस हुआ 31 दिसंबर को, बेटा मान लो प्राइस कितना हो गया 54,000 रुपए, तो ऐसे केस में आपका बच्चों क्या होगा, प्रॉफिट होगा। या फिर अगर मान लो प्राइस क्या हो गया
45,000, तो ऐसे कैसे बच्चों क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो एक्चुअल प्राइस और एग्रीड प्राइस के बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। आगे बोलता है व्हेन प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट राइज इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है, एग्जांपल के तौर पे ये वाला कि 50,000 का हमारा एग्रीमेंट था, लेकिन फ्यूचर में प्राइस कितना हो गया 54,000, तो ऐसे केस में जो बायर है उसको प्रॉफिट होता है और जो सेलर है उसको बच्चों क्या होता है, लॉस। तो वही लिखा है अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है तो बायर को होता है प्रॉफिट और सेलर मतलब शॉर्ट पोजीशन उसको बच्चों क्या होता है, लॉस। और कॉन्ट्ररी, अगर फ्यूचर में प्राइस घटते हैं, मान लो 50,000 कॉन्ट्रैक्ट था और प्राइस घट के 45,000 हो गए, तो भाई सब ऐसे केस में जो हमारा सेलर है उसको उस बार प्रॉफिट होगा और बायर को बच्चों हमारे क्या होगा, लॉस होगा। तो वही लिखा है ऐसे केस में बायर को होगा लॉस और जो हमारा क्या है, सेलर, उसे बच्चों क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि पोजीशन कौन सी होती है, लॉन्ग और शॉर्ट, और उन्हें प्रॉफिट कब होता है, तो वो भी हमारी बात समझ में आ गई। बताओ क्या आपको पहला पॉइंट क्लियर है, पोजीशन एंड प्रॉफिट का? होपफुली क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें इसमें आती है। अगला बच्चा सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट का मतलब होता है किस दिन हम लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था बाय और सेल करने का कि 31 दिसंबर को हम आमने सामने बैठेंगे और बाय एंड सेल करेंगे। तो 31 दिसंबर को जब दो लोग आमने सामने बैठेंगे और बाय और सेल करेंगे, तो जिस दिन वो बाय सेल कर रहे हैं दैट इज 31 दिसंबर, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, उसी को बच्चों बोलते हैं सेटलमेंट डेट। अच्छा भैया एक बात बताओ, क्या जरूरी है 31 दिसंबर को ही सेटलमेंट करना है? क्या उससे पहले नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप चाहो अगर दोनों पार्टी राजी हो, अगर दोनों पार्टी एग्री हो, तो उस तारीख से पहले भी 31 दिसंबर से पहले भी दोनों पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। उससे पहले भी दोनों पार्टी आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर सकती है। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा उसको बच्चों बोलेंगे सेटलमेंट डेट। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ बच्चों को थोड़ा अजीब लगेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट देखो जैसा है वैसे ही मैं बोलूंगा, जैसा नियम है वैसे ही बात करूंगा। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग ट्रेड नहीं करते उनको समझ में नहीं आएगा। तो बेटा मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होता है अगर कोई चीज +30 में है और मुझे इसे खत्म करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, -30 क्या बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और कोई चीज बेटा मान लो अगर -40 में है, इसे खत्म करना है तो उल्टा करना पड़ेगा +40, ये कट के खत्म हो गया। इट मींस क्या, हमें किसी चीज को खत्म करना है। शेयर मार्केट की लैंग्वेज में इसको बच्चों बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर ऑफ करना। तो हमें अगर स्क्वायर ऑफ करना है, अपनी पोजीशन को खत्म करना है कि मैं बायर हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं बायर हूं, लेकिन अब मुझे एग्रीमेंट खत्म करना है, अब मेरे को बायर नहीं रहना, या फिर मैं सेलर हूं और अब मुझे एग्रीमेंट खत्म करना है, अब मेरे को सेलर नहीं रहना, मुझे एक नॉर्मल इंसान बन जाना है। मैं बायर था, अब मेरे को बायर नहीं रहना, मेरे को नॉर्मल इंसान बन जाना है। तो भाई उल्टा करना पड़ता। उल्टा करना बोले तो उल्टा करने का मतलब यह है कि अगर आप बायर हो और आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो आप उल्टे बन जाओ, आप बन जाओ सेलर। और सामने वाला बंदा अगर सेलर है, उससे अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो उल्टा कर दो, वो क्या बन जाए, बायर। अब जरा मेरी बात को सुनो, कंफ्यूज हो रहा होगा भैया बायर सेलर कैसे बन जाएगा और सेलर बायर कैसे बन जाएगा। तो भैया इतना समझ लो कि ये बस नाम के लिए हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए अगर आप बायर हो तो बन जाओ सेलर, और अगर आप क्या हो, सेलर हो, तो बन जाओ बायर। वही वाली बात, अगर आप +30 हो और खत्म होना है तो कर दो -30, और अगर आप -40 हो खत्म होना है कर दो +40। इट मींस उल्टा करते हैं खत्म करने के लिए। तो अगर आपको भी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो आप बच्चों क्या ले लो, उल्टी पोजीशन को ले लो। खत्म करने का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ करना। अगर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करना है, फिनिश करना है, तो आप उल्टी पोजीशन को ले लो। अगर आप कहते हो बायर, अब ये भैया एक्चुअल में कैसे होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है आपको बताऊं। एक्चुअल में क्या होता है, आप जब मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हो, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगर आपने मान लो बाय का ऑप्शन क्लिक किया, अगर आपने बेटा मान लो बाय का ऑप्शन क्लिक किया,
ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। मोबाइल ऐप पे ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने बाय का ऑप्शन क्लिक किया तो आप बायर बन गए। अब आपको उसे खत्म करना है, तो अब आप क्या करोगे, सेल का ऑप्शन पे क्लिक करोगे। बाय का ऑप्शन क्लिक किया, लेकिन आपको अब एग्रीमेंट खत्म करना है, तो क्या करोगे, अब आप सेल का ऑप्शन क्लिक करोगे। ये अब तो वही हो गया कि अगर आप बायर हो तो खत्म करने के लिए आप सेल का बटन दबाओ। लेकिन मान लो अगर आपने बन गए, आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो और आपने सेल पे क्लिक किया, तो आप बन गए सेलर। कि मैं क्या बन गया, मैं बन गया सेलर, कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने मोबाइल ऐप पे मैंने सेल पे क्लिक किया, तो क्या बन गया, सेलर। लेकिन अब 2 दिन हो गए, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दबाऊंगा बाय का बटन। अगर मैंने सेल का बटन दबाया था पहले, तो खत्म करने के लिए दबाऊंगा बाय का बटन, और अगर मैंने दबाया था पहले बाय का बटन, तो खत्म करने के लिए दबाऊंगा मैं सेल का बटन। तो अल्टीमेटली अगेन समझ लो यार, इतना दिमाग मत खराब करो। बायर हो तो बन जाओ सेलर, और अगर सेलर हो तो बन जाओ बायर, आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा। तो ही बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली सेटल्ड। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी सेटल माना जाएगा इफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्स एन अपोजिट ट्रांजैक्शन। जो पार्टी है अगर वो अपोजिट ट्रांजैक्शन में आ जाए, बायर बन जाए सेलर और सेलर बन जाए बायर, तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। कि जो भी आपकी इनिशियल पोजीशन थी, स्टार्टिंग की पोजीशन थी, अब आप उसका उल्टा कर दो। तो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट माना जाएगा अगर जो बायर था सेटल्स पोजीशन बाय सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो बायर था अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दे तो खत्म पोजीशन, या अगर सेलर था अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर दे तो भी क्या खत्म पोजीशन, तो भी पोजीशन आपकी सेटल हो जाती है। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। सेटलमेंट होता कैसे, इसको शेयर मार्केट की बच्चों लैंग्वेज में बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। कि स्क्वायर ऑफ कैसे करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोलता है द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इन्वेस्टर डज नॉट एंगेज इन अपोजिट पोजिशन। मान लो आज मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में आया, और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का है, ठीक है, और मान लो 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, अब तक मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल नहीं किया, कि मैं वेट कर रहा हूं फ्यूचर का कि मैं 2 महीने बाद ही खत्म करूंगा। तो जब तक हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करते, इट मींस अभी भी मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में हूं, इट मींस मैं बायर हूं, मैं सेलर, जब तक अभी मैं बायर हूं, जब तक मैं सेलर नहीं बनता, या फिर वो सेलर है जब तक वो बायर नहीं बनता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों बोलते हैं ओपन कॉन्ट्रैक्ट या फिर ओपन पोजीशन। कि अभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, आपने इसे क्लोज नहीं किया, आपने खत्म नहीं किया, अभी आपने अपोजिट पोजीशन नहीं ली। अभी आप बायर थे, बायर ही हो, अभी आप सेलर नहीं बने, या फिर आप सेलर थे, सेलर ही हो, अभी आप बायर नहीं बने। अपोजिट पोजीशन होता है अक्षय कुमार वाला जो होता है, ऐसे वाला अपोजिट पोजीशन आप लोगों ने अभी नहीं ली, तो इसे क्या बोलते हैं, ओपन पोजीशन या फिर ओपन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो एक इन्वेस्टर है हु बॉट अ 31 दिसंबर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस एक इन्वेस्टर है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट में आया, और वो कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को खत्म होगा। इट मींस कि अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो 31 दिसंबर को अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उसकी एक्सपायरी, इसे क्या बोलते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी। उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट कितनी है बच्चों, 31 दिसंबर। और हम कब आए, आज 8 मई है, आज कितने बच्चों 8 मई है, तो 8 मई 2022 मेरा बर्थडे, 8 मई 2022 को मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में आया, और वो कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर तक को किया कि भाई साहब आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाएगा। तो 8 मई को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर बीच में देखो 8 मई से 31 दिसंबर तक अगर बीच में मैंने अपने आप, मतलब अपने आप बोले तो बायर और सेलर, अगर बीच में बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और आपस में मिलके, अगर बीच में बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करते हैं, तो 31 तारीख से पहले हो जाएगा। लेकिन ये मिल ही नहीं रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर नहीं रहे। 29 दिसंबर आ गई, 30 दिसंबर आ गई, और जैसे ही 31 दिसंबर आएगी,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपना आप खत्म हो जाएगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने आप कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा। जिसका प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसका लॉस होगा उसको लॉस मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो बोलते हैं 31 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 8 मई को है। अब क्या हो सकता है? कैन सेटल द कॉन्ट्रैक्ट और क्लोज द पोजीशन बाय सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू द डिलीवरी और एक्सपायरी डेट। अब बोलता है आप 8 मई को आते हो गए, लेकिन अगर आप चाहो तो 8 मई से प्रायर, उससे पहले ही अपने पोजीशन को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। और अगर आप नहीं करते हो तो फिर अपने आप 31 दिसंबर को हो ही जाएगा। तो क्या बोलता है उसके आगे? इफ ही क्लोजेस द पोजीशन ऑन 11 अक्टूबर। अब मान लो कि भैया 11 अक्टूबर आ गई, ठीक है बेटा, मान लो 11 अक्टूबर आ गई, भाई मान लो मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मुझे पैसों की नीड है। अब 31 दिसंबर तक थोड़ी वेट करूंगा मैं, मेरी गर्लफ्रेंड का नीड है, गर्लफ्रेंड का नीड नहीं, गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और मुझे पैसों की नीड है। अब बेटा मान लो 11 अक्टूबर है, भाई यहाँ मेरा बर्थडे था, बेटा मान लो 11 अक्टूबर है, मुझे पैसों की नीड है। तो मैंने क्या करा, मैंने 11 अक्टूबर को ही अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर दिया। मैंने 11 अक्टूबर को ही अपनी पोजीशन चेंज कर दी। मैं बायर था, मैं बन गया सेलर, और वो सेलर था वो बन गया बायर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो मेरे को मिल जाएगा। तो मैं पहले भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर सकता हूं। तो ऐसे केस में जो सेटलमेंट डेट होगी बच्चों क्या होगी, वो अक्टूबर वाली होगी, और जो प्रॉफिट और लॉस जो भी मेरा कैलकुलेट होगा वो मेरा सितंबर नहीं अक्टूबर आएगा, वो मेरा अक्टूबर के में जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर, अक्टूबर में मेरे प्राइस चल रहे हैं उसी प्राइस पर मेरा प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा कि ये वही वाला एग्जाम्पल है कि 8 मई को मैं कॉन्ट्रैक्ट में आया था कि 31 दिसंबर को हम 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन भैया मैं इतना लंबा वेट नहीं कर सकता, मुझे पैसों की नीड है। तो मैंने क्या किया, मैं 8 मई कॉन्ट्रैक्ट में आया था, 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन बेटा मान लो मेरे को पैसों की नीड है। तो मैंने क्या किया, मैंने 31 दिसंबर से पहले ही एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लो मैंने 11 अक्टूबर को ही मैं एक एग्रीमेंट में, मैं 11 अक्टूबर को ही आ गया ट्रेडिंग करने में, और 11 अक्टूबर वाले दिन जो गोल्ड का बच्चों प्राइस था बेटा मान लो वो 51,000 था। 11 अक्टूबर को जो गोल्ड का बच्चों प्राइस था कितना था, वो 51,000 था। तो ऐसे केस में मुझे होगा 1,000 का प्रॉफिट, क्योंकि 51,000 रेट चल रहा है और मेरे को तो 50 में मिल जाएगा, तो मुझे हो गया 1,000 का प्रॉफिट। और यहाँ पे जो शाम है उसको बच्चों क्या होगा, उसको होगा 1,000 रुपए का लॉस, बिकॉज 51,000 में लेके आएगा और 50 में बेचेगा, तो उसको 1,000 रुपए का लॉस हो गया। तो मैं एक्सपायरी डेट से बीच में भी अपने ट्रांजैक्शन को क्लोज कर सकता हूं, और उस डेट पे जो रेट चल रहा होगा उस रेट पर जो है मेरा ट्रांजैक्शन क्लोज होगा। होपफुली ये वाली बात भी आपको पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी कि सेटलमेंट डेट होता क्या है। ठीक है, ओके। अब बच्चों आते हैं किस पे, अपने क्लियरिंग हाउस पे। ये क्लियरिंग हाउस क्या होता है, आओ इसको भी समझने का प्रयास करो। अब क्लियरिंग हाउस होता क्या है बेटा, मेरी बात को समझो। क्लियरिंग हाउस एक प्रकार का इंटरमीडियरी है बिटवीन बायर एंड सेलर। अब जरा मेरी बात को समझो बेटा, ये बायर है और ये सेलर है। ये कौन है, बायर, ये कौन है, सेलर। ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, और वो आपका माइंड में सवाल ये आ रहा होगा कि भैया राम को 51,000 का यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने तुरंत शाम को बोल दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। भैया क्या शाम को कोई दिक्कत नहीं होगी? शाम तो बोल सकता है ना कि भाई नहीं 31 तारीख की बात हुई थी, तू बीच में कैसे आ रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, क्या पता 31 तारीख तक जो है ये प्राइस कम हो जाए, मुझे प्रॉफिट हो, तो मैं ऐसे कैसे बीच में बेच दूं? मेरी बात समझो ना। यहां पे राम को अपना प्रॉफिट दिखा कि यार सही है यार, 11 तारीख हो गई, गोल्ड 51,000 रुपए का हो गया, मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, एक काम करते हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं और 1,000 रुपए का प्रॉफिट ले लेता हूं।
तो यहाँ पे शाम भाई साहब बोलेगा ना कि यार या तो मेरे को लॉस हो रहा है, ये तो गलत बात है। 31 तारीख की बात हुई थी, 31 तारीख को ट्रेडिंग करेंगे, ये बीच में ही आ रहा है, और बीच में आ रहा है तो यहाँ पे तो भाई मेरे को महंगा मिल रहा है। क्या पता 31 तारीख तक, ये अभी बड़ा 51 हुआ है, लेकिन क्या पता 31 तारीख तक पहुंचते पहुंचते ये 45 हो जाए, ये 44 हो जाए। तो ऐसे केस में तो इसको फायदा होगा। तो ऐसे शाम भाई सब ऑब्जेक्शन उठाएगा ना कि भाई 31 तारीख से पहले पहले तुम बीच में ट्रेड क्यों कर रहे हो, मेरे को लॉस हो रहा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, इन दोनों के बीच एक इंटरमीडियरी होता है, ठीक है, ये बच्चों बन गया इंटरमीडियरी। इन दोनों के बीच एक होता है इंटरमीडियरी, जिसको बच्चों अपन लोग बोलते हैं क्लियरिंग हाउस, जिसको बच्चों अपन लोग क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस। अब ये क्या होता है, तो क्लियरिंग हाउस भाई साहब क्या होता है, राम को शाम के साथ 11 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन शाम उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहता। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्लियरिंग हाउस राम को एक ऐसा कस्टमर ढूंढ के देगा, क्लियरिंग हाउस राम को एक ऐसा कस्टमर ढूंढ के देगा जो 11 अक्टूबर को 51,000 रुपए के ट्रेड में, भाई मान लो शाम नहीं आना चाह रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, राम को 51,000 पे ही क्लोज करना है और 11 अक्टूबर को ही क्लोज करना है। तो ऐसे केस में क्लियरिंग हाउस राम को एक ऐसा कस्टमर ढूंढ के देगा जो कि 51,000 में ही 11 अक्टूबर को ही 51,000 में ही ट्रेड करना चाहता हो। तो क्या होगा, तो क्लियरिंग हाउस के माध्यम से राम को एक ऐसा कस्टमर, शाम खत्म हो गया, शाम भाड़ में गया, क्लियरिंग हाउस के माध्यम से राम को एक ऐसा कस्टमर मिल जाएगा जो कि 11 अक्टूबर को 51,000 में ट्रेड करना चाहता हो। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे राम उस इंसान से ट्रेड करेगा और राम को फायदा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्लियरिंग हाउस अगर बताऊं क्या होता है, तो ये बायर और सेलर के बीच एक ऐसा इंटरमीडियरी है जो दोनों को ऐसे कस्टमर ढूंढ के देता है, जिनको उनकी नीड है, जिनको उनकी आवश्यकता है। क्योंकि अगर मान लो क्लियरिंग हाउस ना होता तो शाम तो कॉन्ट्रैक्ट में आता ही नहीं, भाई मना करता, भाई मेरे को 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा। तो इन्हीं चीज को दूर करने के लिए बीच में क्लियरिंग हाउस को सेटल किया गया। अब आपका अगला क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया क्लियरिंग हाउस को ऐसा कस्टमर मिल जाएगा क्या, इतना आसान है? तो हाँ भाई, इतना आसान है। इंडिया की बात करें तो आज की डेट में लाखों कस्टमर, लाखों लोग एक साथ ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट पे, इवन करोड़ों लोग एक साथ शेयर मार्केट पे ट्रेडिंग करते हैं भाई साहब। तो करोड़ लोगों में से, लाख लोगों में से एक ऐसे कस्टमर का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ऐसा कस्टमर मिल जाएगा। उस क्लियरिंग हाउस के पास केवल राम और शाम नहीं है, उस क्लियरिंग हाउस के पास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लाखों कस्टमर हैं, और जिन कस्टमर की जिसको नीड है क्लियरिंग हाउस वैसे कस्टमर आमने सामने प्रोवाइड करवा देगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लियरिंग हाउस का ही काम होता है ऐसे कस्टमर को प्रोवाइड करना, ऐसे लोगों को आमने सामने लेके आना जो एक ही रेट पे और एक ही डेट पे ट्रांजैक्शन में आना चाहते हो। क्लियरिंग हाउस ऐसे कस्टमर जो है प्रोवाइड एक दूसरे को करवाता है, दैट इज योर क्लियरिंग हाउस। इससे क्या होता है, सबसे अच्छा फायदा ये होता है इन दोनों का रिस्क कम हो गया। क्योंकि अगर शाम एग्री नहीं होता तो राम का रिस्क था कि राम चाहता उसको प्रॉफिट हो, शाम एग्री हो ही नहीं रहा, क्या करे। तो भाई साहब क्लियरिंग हाउस ऐसी लोगों के लिए बना हुआ है जो कि ऐसे कस्टमर ढूंढना चाहते हैं जिनको उनकी नीड है। इससे क्या होता है, इससे दोनों पार्टीज का रिस्क कम हो गया। इससे क्या हो गया, दोनों पार्टीज का रिस्क कम हो गया। अब वो जब चाहे, जिसे चाहे क्लियरिंग हाउस के माध्यम से बेच सकते हैं। ठीक है, राम का जब मन करेगा, उसको जब अपना प्रॉफिट दिखेगा राम बेच देगा, और शाम का जब मन करेगा, उसको जब अपना प्रॉफिट दिखेगा तो भाई साहब शाम भी उस चीज को जो है बेच देगा। तो होपफुली क्लियरिंग हाउस समझ में आपको आ गया होगा। होता क्या है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आपको ये बात समझ में ना आ रही हो कि कस्टमर ढूंढ कर देगा, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर शाम एग्री नहीं कर रहा ट्रांजैक्शन में आने के, तो क्लियरिंग हाउस बोलेगा कि शाम को छोड़ो, मैं तुमसे एग्री कर रहा हूं, आओ तुम मेरे कस्टमर बनो। मेरी बात समझ में आ रही है? इट मींस क्लियरिंग हाउस इसके लिए भी कस्टमर बन जाएगा। अगर इसको नीड होगी कस्टमर की, तो क्लियरिंग हाउस या तो कस्टमर ढूंढ कर देगा
या फिर खुद ही इसका कस्टमर बन जाएगा। और ऐसे अगर शाम को कस्टमर की नीड होगी तो क्लियरिंग हाउस शाम को उसके मतलब का कस्टमर ढूंढ कर देगा या फिर खुद ही कस्टमर बन जाएगा। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में खुद कस्टमर नहीं बनते, ये कस्टमर ढूंढ के देते हैं और कस्टमर ये 1 सेकंड में ढूंढ देते हैं। भाई बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक सेकंड में कस्टमर ढूंढ देते हैं। लेकिन बुक किताब में क्या, किताब में लिखा हुआ है कि क्लियरिंग हाउस जो है खुद अपोजिट पार्टी बन जाता है। अगर राम अगर बायर है और उसको एक ऐसा कस्टमर चाहिए जो 11 अक्टूबर को 51,000 के कॉन्ट्रैक्ट में आए तो क्लियरिंग हाउस वैसा कस्टमर बन जाएगा। सेम शाम को अगर कोई कस्टमर चाहिए तो क्लियरिंग हाउस शाम के लिए भी वैसा कस्टमर बन जाएगा। दैट इज योर क्लियरिंग हाउस। तो क्या लिखा है, देयर इज एन इंटरमीडियरी इन द डेरिवेटिव मार्केट। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपन लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा इसको बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। ये डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट है। तो बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट में एक इंटरमीडियरी होता है जिसको अपन लोग क्लियरिंग हाउस कहते हैं। इस इंटरमीडियरी का बच्चों मतलब पता क्या है, इस इंटरमीडियरी का मतलब है कि आप जिस भी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग करते हैं अपस्टॉक्स के माध्यम से, एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोधा, ग्रो। तो एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बेटा इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को क्लियरिंग हाउस कहा जा रहा है। क्लियरिंग हाउस का मतलब अपस्टॉक्स, ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग जिनके माध्यम से आप ये ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ईच पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर समवन टू टेक एन अपोजिट पोजीशन टू हेल्प कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। वही वाली बात आ गई कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए हर पार्टी को कोई ऐसा इंसान चाहिए जो एक अपोजिट पोजीशन में आए। अगर मुझे बाय करना है तो सामने वाला सेल को रेडी हो, अगर मुझे सेल करना है सामने वाला तुरंत बाय करने को रेडी हो। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्लियरिंग हाउस बीच में लाया गया। व्हेन अ बायर ट्राइज टू परचेज एन एसेट द क्लियरिंग हाउस बिकम द काउंटर पार्टी। बेटा काउंटर मींस अपोजिट, काउंटर पार्टी या फिर अपोजिट पार्टी टू द ट्रांजैक्शन एंड सेल्स द एसेट। इट मींस वही वाली बात, अगर बायर को किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो उसे क्या चाहिए, सेलर चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इस तारीख को इस रेट पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो क्लियरिंग हाउस मुझे ऐसा कस्टमर ढूंढ के देगा जो उस रेट पे उस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता हो। और अगर नहीं ढूंढ पाता तो यहां पे वही कहा जा रहा है कि क्लियरिंग हाउस खुद वो कस्टमर या खुद वो पार्टी बन जाएगा। लेकिन वही वाली बात प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कस्टमर ढूंढ के दिए जाते हैं। समझ में आ गया, ऐसे कस्टमर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं। तो सिमिलरली इसी प्रकार फॉर अ सेलर के लिए अगर मुझे कुछ बेचना है द क्लियरिंग हाउस नेगोशिएट बाय बाइंग द एसेट। तो फिर क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, संपत्ति खरीद लेगा, वो बायर बन जाएगा। सच प्रोविजन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द काउंटर पार्टी। इससे क्या हो गया, जो अपोजिट पार्टी है उसका रिस्क कम हो गया क्योंकि मुझे कोई ऐसा कस्टमर चाहिए जो मेरे इस रेट पे सामान खरीदे। और अगर वो कस्टमर नहीं मिल रहा तो यहां पे मेरे को समस्या पैदा हो सकती है बिकॉज रेट लगातार बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो मुझे जल्दी से कोई कस्टमर चाहिए जो इस रेट पे खरीद ले। तो क्लियरिंग हाउस तुरंत इन सेकंड्स ऐसा कस्टमर प्रोवाइड करता है जो उस रेट पे सामान खरीद ले या उस रेट पे सामान बेच ले। अदरवाइज अगर क्लियरिंग हाउस तुरंत ऑन द स्पॉट ऐसा कस्टमर प्रोवाइड नहीं कर पाया तो यहां पे रेट के बढ़ने घटने की वजह से मुझे लॉस हो सकता है, मैं दिवालिया हो सकता हूं, मेरा तगड़ा लॉस हो सकता है, मैं सॉल्वेंट हो सकता हूं। तो दिवालिया होने से बचाने के लिए, मेरा तगड़ा लॉस होने से बचाने के लिए तुरंत कस्टमर क्लियरिंग हाउस मुझे प्रोवाइड कराएगा। समझ में आ गया, तो ये हमारे सॉल्वेंसी रिस्क को कम करता है। आगे बोलता है क्लियरिंग हाउस build the confidence among the investor by not worrying about the default by other investor। क्लियरिंग हाउस इन्वेस्टर के बीच एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि टेंशन ना लो, डोंट वरी कि तुम्हें कोई डिफॉल्ट नहीं होगा क्योंकि हम तुम्हें तुरंत कस्टमर प्रोवाइड करेंगे। जैसे कस्टमर की तुमको नीड है तुमको तुरंत वैसे ही कस्टमर मिलेगा, तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा, तुम्हारा कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, कोई तुम्हारा पैसा लेकर नहीं भागेगा। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर शाम मेरे को मना कर दे कि नहीं भाई मैं 11 अक्टूबर को एग्रीमेंट में नहीं आ रहा, तो यहां तो मेरे को डिफॉल्ट हो गया, धोखा मिल गया। यहां मेरे को धोखा मिल गया, डिफॉल्ट हो गया। भाई अब मैं क्या करूं, मेरे को तो बेचना है, मेरे को तो आज चाहिए पैसा, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को आज चाहिए पैसा, मेरे को बेचना है, भाई मैं क्या करूं। तो अगर शाम धोखा देगा तो यहां पे डिफॉल्ट हो गया ना, तो क्लियरिंग हाउस इस डिफॉल्ट को रोकता है। अगर शाम मना करेगा तो क्लियरिंग हाउस इन सेकंड ऐसा कस्टमर प्रोवाइड कर देगा जो शाम के स्थान पे ट्रेडिंग करने को रेडी हो जाएगा। तो यहां पे डिफॉल्ट के चांस बच्चों काफी कम हो जाते हैं। देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काफी डिटेल और डेप्थ टॉपिक है, समझ में होपफुली समझ में आपको आ रहा होगा। इट इज द वेरी रीजन दैट सेटलमेंट्स are made easy and investor can liquidate their position prior to date of expiry। तो याद रखना, इसी क्लियरिंग हाउस की माध्यम से, इसी की वजह से सेटलमेंट करना आसान हो गया है और इन्वेस्टर एक्सपायरी से पहले भी 31 दिसंबर मान लो मेरी क्या थी एक्सपायरी, तो मैं उससे पहले भी अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर सकता हूं। लिक्विडेट का मतलब है मैं जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आया था उसको मैं खत्म करके अपना कैश निकाल सकता हूं। मेरे को 31 दिसंबर तक वेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहूंगा तो क्लियरिंग हाउस मुझे ऐसा कस्टमर प्रोवाइड करवा देगा, जो वो भी ऐसा कस्टमर प्रोवाइड करवा देगा जो खुद सेम डेट पे सेम रेट पे एग्रीमेंट में जो कि सेम डेट पे सेम रेट पे अपना एग्रीमेंट खत्म करना चाहता हो। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कस्टमर कोई कमी नहीं है, यहाँ पे कस्टमर आपको बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए दैट इज योर क्लियरिंग हाउस। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए अब बच्चों अगला होता है इनिशियल मार्जिन। अब ये इनिशियल मार्जिन क्या है, तो इनिशियल मार्जिन का बच्चों सिंपल सा मतलब होता है जब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो दोनों व्यक्तियों को कुछ कुछ पैसा जमा करवाना पड़ेगा क्लियरिंग हाउस के पास। किसके पास, क्योंकि देखो जो कॉन्ट्रैक्ट आपस में नहीं होते, अगर थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, ये कॉन्ट्रैक्ट राम और शाम का आपस में नहीं होता। राम को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या शाम को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो म्यूचुअली नहीं होगा, इनको क्लियरिंग हाउस के पास जाना पड़ेगा और ये दोनों इसके पास जाएंगे तब जाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बायर्स भी जाते हैं और बहुत सारे सेलर्स भी जाते हैं और आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसे केस में बायर को और सेलर को दोनों को ही कुछ ना कुछ पैसा जमा करवाना पड़ता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में उसकी नीड पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट खरीदने बेचने के लिए दोनों को, कॉन्ट्रैक्ट खरीदने और बेचने के लिए दोनों को कुछ ना कुछ पैसा जमा करवाना ही पड़ता है क्लियरिंग हाउस के पास, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सके। तो जितना भी पैसा स्टार्टिंग में जमा करवाया जाएगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उस अमाउंट को बच्चों बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। उसे बच्चों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। तो क्या लिखा है, एन एक्सचेंज ऑलवेज सफर्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट whereby a contract holder might default on fulfilling the contract। आगे बोलता है अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट होल्डर है, मतलब राम श्याम और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होल्डर होते हैं, तो राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, चंपा चमेली, रायबरेली, बहुत सारे लोग हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। अब इनमें से कोई भी अगर व्यक्ति डिफॉल्ट करता है तो ऐसे तो भैया रिस्क है। अगर कोई व्यक्ति मना करता है मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट, कोई डिफॉल्ट करता है, भागता है, तो ऐसे तो भैया रिस्क है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए क्लियरिंग हाउस ने बोला कि जितने भी लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रहे हैं, जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट आपस में करना चाह रहे हैं, तो एक दूसरे का नुकसान ना हो, एक दूसरे का नुकसान ना हो, कोई लॉस वगैरह ना हो, तो एक काम करो, थोड़ा थोड़ा पैसा पहले खुद सब लोग जमा कराएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा सबके पास से जमा होगा कि कल को अगर कोई भागता है तो उसका थोड़ा पैसा हमारे पास जमा है, हम उस पैसे से अपने लॉस को कवर करेंगे। तो हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पैसा स्टार्टिंग में जमा करवाता है कि कल कोई भाग ना जाए। भाई कुछ जमा करवाए नहीं, पैसा कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट हार रहा हूं और मैं तो सोचूंगा ठीक है यार कुछ जमा करवाया नहीं है पैसा, अब मैं हार रहा हूं, मैं लॉस, एक काम करता हूं मैं भाग जाता हूं, मैं शहर छोड़ के भाग जाता हूं, मैं भाग जाता हूं। नहीं भैया, कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले कुछ पैसा जमा करवाना पड़ेगा कि कल को मैं भाग भी जाऊं तो जो मेरा पैसा जमा है वो उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। दैट इज योर इनिशियल मार्जिन। समझ में आपको आ गया। तो बोलता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ द एक्सचेंज चार्जेस अ फीस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। जो एक्सचेंज है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक फीस चार्ज करता है या कुछ पैसा स्टार्टिंग में रखवाता है,
उसे बच्चों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन। उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। व्हेन एन इन्वेस्टर इनिशियली एंटर्स अ ट्रांजैक्शन, जब कोई इन्वेस्टर स्टार्टिंग में पहली बार ट्रांजैक्शन में आता है, ही इज चार्ज एन इनिशियल मार्जिन, तो उससे इनिशियल मार्जिन लिया जाता है जो कि उसको जमा करवाना ही पड़ता है ब्रोकर के पास या फिर क्लियरिंग हाउस के पास। ब्रोकर बोल दो फिर क्या, जो कि उसको पैसा क्लियरिंग हाउस के पास जमा करवाना ही पड़ेगा ट्रांजैक्शन में आने के लिए। द अमाउंट ऑफ मार्जिन इज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एन असेट। अब ऐसा नहीं है जितने की असेट है वो सारा का सारा पैसा जमा करवाना है। यहां पे मैं आपको चीज सिखाना चाहूंगा, वो आगे पढ़ाऊंगा टॉपिक नंबर, अभी ये 4th है ना, 6th या 7th आएगा, लेवरेज इफेक्ट। क्या बोला बच्चों मैंने, लेवरेज इफेक्ट। शेयर मार्केट में डेरिवेटिव में एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है, इसको बच्चों बोलते हैं लेवरेज इफेक्ट। लेवरेज इफेक्ट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर आप मान लो 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्चुअल में 50,000 रुपए लाने की नीड नहीं है। यहां पे एक लेवरेज मिलता है कि अगर आपको 50,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो केवल कुछ परसेंट, फॉर एग्जांपल 10%, कि आप केवल 10% पैसा ले आओ और आप 5,000 रुपए लेके आओ, आप 5,000 से ट्रेडिंग करो और वो ट्रेडिंग आपकी 50,000 रुपए की ट्रेडिंग मानी जाएगी। तो यहां पे अगर आपको 50,000 के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो भैया पूरे के पूरे पैसे लाने की नीड नहीं होती, आप अपनी टोटल एसेट का कुछ फ्रैक्शन लेके आओगे, फॉर एग्जांपल 10% लेके आओगे और उस 10% बोले तो मान लो 5,000 पर ही आप पूरा का पूरा व्यापार कर लोगे। आप 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। ऐसा फंक्शन भी प्रोवाइड करवाया जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये आगे पढ़ाऊंगा। इसको बच्चों लेवरेज इफेक्ट भी कहते हैं। तो क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई कुछ पैसा जब लोगों ने जमा करवाया तो क्या मिल गई, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को एक सिक्योरिटी मिल गई। अब कॉन्ट्रैक्ट कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट को डिफॉल्ट नहीं कर सकता, कोई धोखा देके भाग नहीं सकता, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा पैसा जमा है। आगे बोलता है, द प्राइस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फ्लक्चुएट ऑन डेली बेसिस। एक बात और, डेली बेस पे भैया प्राइस चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में है, हम सोने के कॉन्ट्रैक्ट में आए तो सोने के प्राइस डेली बेस पे चेंज होते हैं। आज गोल्ड का रेट इतना, कल का रेट इतना, परसों का रेट इतना। जब डेली बेस पे प्राइस चेंज होते हैं तो याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं MTM। जब डेली बेस पे प्राइस चेंज होते हैं और डे के आखिर में जो प्राइस बचता है, डेली बेस पर प्राइस चेंज हो रहे हैं और डे के आखिर में जो प्राइस आया कि एंड में आते आते प्राइस ये रह गया, उसको बच्चों बोलते हैं MTM। इंग्लिश में बोलते हैं उसको बच्चों बोलते हैं मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब होता है डेली बेस पे प्राइस का चेंज होना। तो भैया प्राइस डेली बेस पे चेंज होते हैं, लीडिंग टू चेंजेस इन द रिटर्न ऑन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो रिटर्न है, रिटर्न का मतलब जो भी आपको प्रॉफिट है या लॉस है वो भी डेली बेस पे चेंज होगा। आज अगर मान लो प्राइस बढ़ गए तो प्रॉफिट होगा, आज अगर प्राइस घट गए तो लॉस होगा, कल प्राइस बढ़ गए तो प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो डेली बेस पर प्राइस चेंज हो गए तो डेली बेस पर प्रॉफिट और लॉस होता है। अब ऐसे केस में कोई इंसान चाहे तो बीच में ही ट्रांजैक्शन खत्म करना चाहेगा कि भाई मैं इतने दिन का वेट क्यों करूं, 31 दिसंबर का वेट क्यों करूं, जब मेरे को आज ही प्रॉफिट हो रहा है तो मैं आज ही अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करना चाहूंगा ना। तो भैया ऐसे केस में क्या होता है, डेली बेस पे प्रॉफिट और लॉस होता रहता है। तो कोई भी व्यक्ति डिफॉल्ट ना करे। तो ऐसे केस में, क्योंकि भैया किसी को मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो चाहेगा मैं आज ही पैसा लेके भाग जाऊं। तो भैया आय तभी पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपने कुछ ना कुछ पैसा जमा करवाया हो। इनिशियल मार्जिन कुछ ना कुछ आपकी होनी चाहिए। सच रिवीजन माइट रिजल्ट इन द प्रॉफिट लॉस। वही वाली बात बोल रहा है, जो प्राइस में रिवीजन हो रहा है, मतलब जो भी प्राइस रिवाइज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, उससे प्रॉफिट और लॉस में चेंज होता है। ठीक है, विच आर एडजस्टेड थ्रू द मार्जिन मनी, जो कि मार्जिन मनी के थ्रू एडजस्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक है राम एक है श्याम, दोनों को कुछ कुछ पैसा जमा करवाना पड़ेगा। क्योंकि मान लो अगर राम को प्रॉफिट होता है
तो इसका मतलब यह है कि शाम को लॉस हो रहा होगा। दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ गए भाई साहब, राम और श्याम। अगर राम को 2000 का प्रॉफिट होता है तो उसका मतलब है शाम को 2000 रुपए का लॉस हो रहा है। अब अगर शाम भगना चाहे बीच में से कि यार आज लॉस हो गया यार, एक काम करो मैं नहीं खेल रहा, मैं भग रहा हूं, तो भैया शाम भग नहीं सकता। और अगर भग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शाम ने स्टार्टिंग में मान लो 10,000 रुपए जमा करवाए होंगे, ठीक है, तो उसमें से 2,000 रुपए इसके निकाल लेंगे और शाम अपने चाहे तो 8,000 रुपए लेके जा सकता है, लेकिन उसको 2,000 पे करने ही पड़ेंगे। अब आप कोई वाले तो, क्योंकि अगर मान लो शाम ने कुछ भी पैसा जमा नहीं करवाया होता और फिर शाम को 2,000 रुपए का लॉस हो रहा होता तो शाम भग जाता, इसके पास से 2,000 रुपए मिल नहीं पाते। तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ जमा करवाना पड़ेगा पैसा, ताकि जिसका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आराम से एडजस्ट हो सके। समझ में आपको आ गया? चलिए, तो इसे क्या बोलते हैं? तो स्टार्टिंग में जो जमा करवाया जाएगा पैसा, उसको बच्चों बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। होपफुली यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, तो होपफुली पल्ले पड़ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, बिकॉज लेंथी बन रही है वीडियो। अब क्या करें, टॉपिक इतने सारे हैं, डिटेल में पढ़ना है, टेक्निकल टॉपिक है, तो लेंथी बन रही है वीडियो, तो आज के लिए इतना काफी है। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, मेंटेनेंस मार्जिन, प्राइस लिमिट और भी आगे वाली बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।